सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 18वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज पिल्लई यह हमारे हॉकी के एक चमकते सितारे हैं, जिनका साक्षात्कार किया विनीता पांडे ने। साक्षात्कार क्या होता है बेटा? बच्चों, आमने सामने बैठकर प्रश्नोत्तर पूछना। साक्षात्कार में जो प्रश्न पूछता है और जो सामने से जवाब देता है, उसका साक्षात्कार होता है। और साक्षात्कार में साक्षात्कार लेने वाला एक जना भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो विनीता पांडे जी ने धनराज पिल्लई, हमारे हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनका साक्षात्कार लिया। तो आइए देखते हैं। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। प्यारे बच्चों, तुनक मिजाज शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत जल्दी गुस्सा होना। हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। जो उनका साक्षात्कार हुआ उसके कुछ अंश यहाँ पर हैं। आइए देखते हैं। विनीता प्रश्न पूछ रही हैं। खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। यानी पुणे की तंग गलियों से, छोटी गलियों से लेकर आप मुंबई के इस कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गए। इतने बड़े मुकाम आपने, इतना लंबा सफ़र तय किया जो कि कष्टों से भरा था। तो उनसे वह पूछ रहे हैं कि आप इसके विषय में कुछ बताएं। धनराज बता रहे हैं उत्तर। बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। बता रहे हैं कि मेरा बचपन कठिनाइयों में बीता। हम बहुत ज़्यादा गरीब थे और मेरे बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उसका मुझे भी शौक़ हुआ, लेकिन मेरे पास हॉकी की स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं थे। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते। इसके लिए मुझे बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। धीरज यानी धैर्य के साथ। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। तो प्यारे बच्चों, धनराज पिल्लई जो थे वो हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जगी। मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, यानी मैं उदास हुआ। मगर एक साल बाद ही ओलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता आगे वाला प्रश्न पूछ रही हैं। आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? बता रहे हैं वो अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में। मैं पढ़ने में एकदम फिसडी था, यानी कमज़ोर था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ,
पर गर्व से कह सकता हूँ मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता आगे वाला प्रश्न पूछ रही हैं, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं, यानी गुस्से हो जाते हैं। बता रहे हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है, यानी कितनी मुश्किलें, कितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी हैं। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह है, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मेरी ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। बता रहे हैं यहाँ पर कि वो चिड़चिड़ाहट क्यों है, तुनक मिजाजी क्यों हैं, गुस्से वाले क्यों हैं। एक तो ये कि उनकी क्या आदत थी, वो स्पष्टवादी थे। स्पष्टवादी यानी जो मन में है अगले के सामने कह देना। वो अपना गुस्सा नहीं रोक सकते थे, और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे। वो उन्हें उकसाते थे, और उकसाने से क्या होता था, वो गुस्से हो जाते थे। और कुछ अपनी बचपन में उन्हें क्या था, हर छोटी से बड़ी चीज़ को पाने के लिए उन्हें कठिनाइयाँ उनके सामने आई। गरीबी में उन्होंने अपना जीवन यापन किया, इसलिए वो क्या हो गए, चिड़चिड़े। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और परिवार की बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। विनीता आगे वाला प्रश्न पूछ रही हैं, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों को अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। हम सब में उन्होंने क्या किया, अच्छे संस्कार दिए। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। क्या सिखाया है माँ ने, कि आप चाहे कितने भी प्रसिद्ध हो जाओ, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन अपनी सफलता को विनम्रता के साथ संभालो। ये नहीं कि अहंकार और घमंड में भर जाओ। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता मेरे लिए माँ की तरह है। वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। आगे वाला प्रश्न, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? प्यारे बच्चों, कृत्रिम घास क्या होती है? जो वास्तविक घास न होकर कृत्रिम यानी प्लास्टिक से जो बनाई होती है। मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है किस तरह सौम्या और जोकोविम कारवाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। मुझे वो सिखा रहे थे कि इस घास पर कैसे खेला जाता है। और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। हर युवक का यह सपना होता है उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज, मेरी पहली कार सेकंड हैंड अरमाडा थी, यानी पुरानी कार थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था। कब की बात बता रहे हैं धनराज? जब वो बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए थे, लेकिन उनके पास में पैसा ज़्यादा नहीं था। वो लोकल ट्रेन और बस में सफ़र किया करते थे, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ भरी रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया।
आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना, यानी गरीबी को दूर करना, और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है, पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। सेलिब्रिटीज़ के साथ एक मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज बता रहे हैं, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते यह प्रतिष्ठा मिली। तो प्यारे बच्चों, किस तरह संघर्ष में उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया और आज हमारे भारत के जाने माने हॉकी खिलाड़ियों में उनका नाम सबसे ऊपर है। तो व्यक्ति को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करके उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।